हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल के 7 बैंड स्कोर करे थे। आइल्स का स्पीकिंग मॉड्यूल आपके आइल्स के एग्जाम की एक लेइंग फाउंडेशन होता है। जितना अच्छा आपका आइल्स का स्पीकिंग मॉड्यूल जाता है, वो एक रिफ्लेक्शन देता है कि आपका ओवरऑल आइल्स का एग्जाम कैसे जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ आइल्स की स्पीकिंग मॉड्यूल की सारी टास्क वाइज अप्रोचेज और एंड में कुछ ऐसी जनरल टिप्स दूंगा जो आप लोग अपने आइल्स की स्पीकिंग की प्रिपरेशन में एकदम इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आइल्स की जो टास्क वाइज अप्रोचेज होती है वो ज़्यादा डिटेल नहीं होती। उनमें कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो आप एक एक टास्क में यूज़ कर सकते हो। बट आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल में जो आप जनरल कुछ ऐसी चीज़ें होती है उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि जो जनरल टिप्स होती है वो इसमें टास्क वाइज अप्रोचेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक और बात, अगर तो आपने मेरे आइल्स की बाकी वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट में मेरा आइल्स का एक्सपीरियंस, लिसनिंग और रीडिंग, राइटिंग, सारे एक्सपीरियंसेस और डिटेल वाइज सैम्पल टास्क वाइज अप्रोचेज भी शेयर करिए। तो आप उसको भी जरूर देखना, वो आपके आइल्स के ओवरऑल प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को एक बेसिक स्पीकिंग का स्ट्रक्चर और बताना चाहता हूँ कि क्यों मेरे को लगता है जो आप आइल्स का जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है वो लेइंग फाउंडेशन होता है आइल्स के एग्ज़ाम के लिए। देखो 90% ऑफ द केसेस में जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है वो एक दिन या थोड़े दिन पहले होते हैं आपके जो बाकी 3 या मेन जो टेस्ट होता है। सो जब आपका स्पीकिंग मॉड्यूल अच्छा जाता है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई मेरा स्पीकिंग मॉड्यूल अच्छा गया है, तो मेरे को अब पता है कि मेरा आइल्स का बाकी एग्ज़ाम भी मैं अच्छा दे सकता हूँ। बट फॉर सम रीज़न अगर हम हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल ही बेकार चला गया, हमारा मोराल डाउन चल जाता है और सोचते अब तो एक खराब चले क्या क्या फ़ायदा, बाकी टेस्ट अच्छा जाए ना जाए। तो स्पीकिंग उस मामले में उस एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पीकिंग एक बहुत आसान होती है क्रैक करने को, क्योंकि ये सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग होती है। देखो तो स्पीकिंग आपकी 11 से 14 मिनट्स होती है जिसमें 3 टास्क होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक फर्स्ट में क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू टाइप, सेकंड हमारा लॉन्ग टॉपिक, और जो थर्ड है वो हमारी टू वे डिस्कशन होती है। तो अब हम जब स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे सबसे पहले टास्क होता है वो होता है इंटरव्यू। इसमें क्या अप्रोच होती है हमारी? देखो इससे पहले तो आपको थोड़ा, जो एग्जामिनर होगा वो इंट्रोडक्शन, आपकी आईडी, सारी चीज़ें चेक करेगा और अपने बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देगा। तो अब उसमें पूछते हैं वो आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं। उसमें 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस वाइज आंसर देना। आपको एक लाइन में नहीं खत्म करना, एक वर्ड में नहीं खत्म करना, उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। एक सेंटेंस का आप समझ जाओ कि एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड्स तो मिनिमम आपको बोलना ही है उसके बारे में। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यही ले लें, होम टाउन वाला, उन्होंने बोला लेट टॉक अबाउट योर होम टाउन और विलेज, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इट इज़। अब अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं और मैं ऐसे बोल दूं कि आई लिव इन चंडीगढ़, आई एम स्टेइंग देयर फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स, बस ये तो आपका चीज़ 2 सेकंड में ख़त्म होगी। तो आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो? अब अगर जैसे मैं अप्रोच करूँ तो मेरी अप्रोच ये रहेगी कि माय होम टाउन इज़ चंडीगढ़, ऑल्सो नोन एज द सिटी ब्यूटीफुल। डन ऑल माय हाई स्कूल एंड कॉलेज फ्रॉम चंडीगढ़ itself. It is one of the most beautiful places in India, as it is one of the few cities after independence which was planned. And moreover, in Chandigarh is the capital of टू स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। तो आपको ऐसे एक आंसर को कंस्ट्रक्ट करना है। आप ऐसे ही नहीं कि 2 लाइनों में हाँ भाई मैं इधर से मैंने ये कर दिया। उस आंसर को कंस्ट्रक्ट करो। जब आप एग्जामिनर से बात कर रहे हो तो आपको एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन रखनी है कि उसको भी, उसका भी मन लगे रहे कि जो आप कह रहे हो। तो अब इसमें ये चीज़ आती है कि हाँ भाई अब हम इतना बोल कैसे सकते हैं कि 2 सेकंड में कंटेंट कहाँ से। तो उसका सीधा फंडा होता है अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के हिसाब से ही आपने आंसर देने हैं। आपने कोई मतलब मेड प्री मेड एक रटे रटाए आंसर नहीं बोलने। अगर वो होम टाउन के बारे में पूछते तो जो आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसके बारे में बताओ। सबसे बड़ी मेन इशू क्या होता है कि हमारे पास कंटेंट नहीं होता ना बोलने को। जब आप अपना रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में कंटेंट बताओगे तो आपके पास तो कंटेंट तो ऑलरेडी है, बस आपको उसको इंग्लिश में बोलना है। तो यहाँ पे आपका सोचने का चीज़ खत्म हो जाती है। वरना पहले क्या होता है, जब आप प्री मेड स्टोरीज बताते हो जो बनी बनाई या रटी रटाई,
पहले आप उस चीज़ को हिंदी में सोचोगे, पंजाबी में, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, फिर बोलोगे। जब आपके पास स्टोरी बनी हुई है, आपने बस उसे इंग्लिश में बोलना है, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बन जाता है और आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाता है। अब बात आती है कि जब आप इतनी लाइनें बोल रहे होते हो तो हमें बोलना क्या था, उसके बीच में आप कनेक्टिंग वर्ब्स, ट्रांजिशन वर्ब, ये सारी यूज़ करो। ये मैं आप सबको, ये सारी चीज़ें मैं आपको एंड में बताऊंगा, जब मैं आपको जनरल टिप्स और तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें टास्क वाइज अप्रोचेज बहुत कम होती है। तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना कि आपको आइडिया आएगा। सिमिलरली, जैसे आपके मोस्ट इंस्ट्रक्टिंग पार्ट ऑफ टाउन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब योर पीपल, अब इन चीज़ों में आपके पास जो अपने रियल लाइफ की स्टोरीज होगा, बस वो बतानी है, उसको इंग्लिश में बोल के, कंटेंट में अच्छे वे से प्रेजेंट करके। और इसका सबसे बड़ा जो टास्क वन का फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब आपका टास्क टू होता है तो आप टास्क वन में वार्म अप हो जाता है आपका थोड़ा बहुत, कि आप अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स तक, तो आप जब टास्क टू में जाओगे जहाँ पे आपको 2 मिनट बोलना होता है, वहाँ पे आप वार्म्ड अप होगे कि हाँ मैं इतनी देर बोल पा रहा हूँ। इसकी अप्रोच बहुत सिंपल है कि आपको वर्ड की जगह एक सेंटेंस में आंसर देना है जो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, जिसकी वोकेबलरी, और याद करो कि ये बेसिक जो स्लर्स होते हैं और शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उसे यूज़ ना करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़ आती है इन चीज़ों में, जब आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा होता है एग्जामिनर, तो हमें कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो रादर देन आप चुप हो जाओ, आप उसे क्वेश्चंस को भी बोल लो कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप इंग्लिश बोल रहे होते हो, आपकी इंग्लिश भी टेस्ट होती है और आप एक बार दोबारा उस क्वेश्चन को समझ पाते हो कि अगर पहली बार में ना समझ आए। तो ये वाली चीज़ होती है कि इसमें अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा इंटरव्यू से पूछ सकते हो एग्जामिनर से कि भाई एक मेरे को दोबारा रिपीट करके बता दो। अब आते हैं हमारे दूसरे सैम्पल टास्क में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा टॉपिक पे, जिसमें हमें 1 से 2 मिनट बात करनी होती है। हमें एक क्यू कार्ड दिया होता है जिसमें एक टॉपिक होता है, उसमें हमें 1 से 2 मिनट बात करनी होती है कि अब इसकी अप्रोच क्या होती है। सबसे बड़ी इशू यही आती है कि अब हम 2 मिनट है तो हम क्या, इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि बाकी फर्स्ट और थर्ड तो भाई टाइल है, वो टास्क हो जाते हैं, इसमें सबसे इशू आता है बड़ा। तो मैं इसमें भी आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसमें आपको जो भी टास्क दिया हुआ है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा कोई एब्स्ट्रैक्ट है, यूजुअली जितने टॉपिक्स आते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर आते हैं, तो आपको अपनी उस रियल लाइफ सिचुएशंस को, अपनी ही स्टोरीज, आपको अपनी स्टोरी बतानी है। अब ये आती है कि हाँ भाई अब हमारे पास आ गया कि अब जो हमारे पास 1 मिनट आता है उसमें हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए। उसमें देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आप बुलेट पॉइंट्स बनाते हो ना, स्टार्टिंग की ना 1 मिनट की एक इंट्रोडक्शन रख लो, 1 मिनट की नहीं, 10, 15, 20 सेकंड की एक इंट्रोडक्शन। देखो सबसे पहले तो आपने बुलेट पॉइंट्स नोट कर लिए। हर वक्त देखो बुलेट पॉइंट्स नोट करना, सेंटेंस ना बनाना अपने जो आपको रफ शीट मिली होती है, क्योंकि सेंटेंस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बुलेट पॉइंट्स, मेन मेन कीवर्ड आपने उसके बारे में लिख लिए। हर चीज़ के बारे में जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, यू शुड से, हर चीज़ के बारे में आप 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स नोट कर लो, और एक उससे पहले 10 से 15 सेकेंड की उस टॉपिक के लिए इंट्रोडक्शन, कि हमारे जब जैसे डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो, अब इसके बारे में बता दो कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनली बहुत बाइंडिंग होती है। हम जब हमें कोई चीज़ बंदा देता है या हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल वैल्यू, इमोशनल फीलिंग्स अटैच्ड होती है उसके लिए। तो उसके आपने ये चीज़ 15-20 सेकंड में बोल दी, आपने इसके बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी 15-20 सेकंड की, उसके बाद आपने अपना टॉपिक स्टार्ट कर लिया। सबके बारे में अगर आप दो दो बुलेट पॉइंट्स भी बनाओगे तो वो भी आपको इजीली 1.5 मिनट तक ले जाएगा, 1.5 से पौने 2 मिनट तक। अब ये बात आती है कि आपने चलो बुलेट पॉइंट बना लिए, अब आपने तो बुलेट पॉइंट बनाए हैं, अब उन्हें हम उन बुलेट पॉइंट्स को कैसे बोले कि वो एकदम ऐसा लगे कि हमारी इंग्लिश का लेवल बहुत हाई है। तो वहाँ पे आपकी आपकी मदद करेगी ट्रांजिशन वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ब्स। ट्रांजिशन वर्ड हो गए, अब जैसे अब इसका एग्जांपल ले ले, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, माय पेरेंट गिफ्टेड मी दिस लैपटॉप ऑल्दो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, मोरओवर आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट दिस थिंग। अब आप देख रहे हो कि आप ये 3 सेंटेंसेस को आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि वो सारे कनेक्टेड है, वो कॉम्प्लेक्स बन गए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं लैंग्वेज इसमें, जब आप बोल रहे होते हो। ये नहीं कि आप सारी चीज़ों को डिफरेंट सेंटेंसेस में ब्रेक कर रहे हो। मैक्सिमम चीज़ों को एक सिंपल सेंटेंस में लाके आप उसे ऐसे फॉर्म कर रहे हो कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे छोटे सेंटेंस में आप दे पा रहे हो उन्हें। अब बात आती है कि और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम इस टास्क में, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो बहुत होता है, यही आपका मेक और ब्रेक होता है बहुत। एक तो है कि अब इसमें एक्टिव, पैसिव, रिलेटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करो।
क्वेश्चन यूज़ करो, अपने आप से क्वेश्चंस करो किसी के बारे में, जैसे कि हाउ लॉन्ग यू हैड इट, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर आई हैड दिस थिंग फॉर फ्यू इयर्स। सो जब आप इन चीज़ों को डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में, आपको हर वक्त आई से स्टार्ट नहीं करना, आपको डिफरेंट वर्ब्स, डिफरेंट प्रेपोजिशन, हर चीज़ उनसे स्टार्ट करना है कि इंगेजिंग लगे, कि आप कोई एक स्टोरी बता रहे हो। और एक और चीज़ इसमें, आप रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ना करो, उस रेपिटेशन से बचने के लिए आप सिनोनिम यूज़ करो या पैराफ्रेजिंग करो उस सेंटेंस की। सो ये वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है जब आप सेकंड टास्क को अप्रोच कर रहे होते हो। उसके बाद जैसे ही आप सेकंड टास्क खत्म कर लेते हो अपनी तरफ से 2 मिनट, तो आप उसके बाद फिर हम प्रोसीड करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टास्क होता है टास्क 3 के लिए। वो टीचर 2 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट टास्क में दिया था। छोटे छोटे आंसर होते हैं, 20-25 सेकेंड, 2-3 सेंटेंसेस के। अब टास्क 3 हमारे टास्क 1 की तरह होते हैं, यूजुअली एक 2 वे कॉन्वर्जेशन होती है कि वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उनके आंसर देने हैं। तो जो आप चीज़ें आपने टास्क 1 में करी थी, वही सेम की सेम आप टास्क 3 में कर सकते हैं। तो गाइस ये तो थी कुछ टास्क वाइज अप्रोचेज जो स्पीकिंग मॉड्यूल में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अब आती है इंपॉर्टेंट जनरल कि आप स्पीकिंग मॉड्यूल में क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच रखनी चाहिए जब आप स्पीकिंग मॉड्यूल के एग्जाम देने जा रहे हैं। देखो, एक तो स्पीकिंग ही ऐसा है जिसमें आपकी एक बंदे से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है पूरे एग्जाम में, बाकी तीनों मॉड्यूल में आप इंटरेक्ट नहीं करते किसी से। तो इसमें आपका पोस्चर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पोस्चर बहुत स्लगिश होगा तो आप वैसे ही आप कॉन्फिडेंट में नहीं रहोगे। और रही बात, आपको फॉर्मली रहना है लेकिन एक्साइटमेंट भी शो करनी है, आप ओवर एक्साइटेड नहीं होना, फॉर्मली रहना है, क्योंकि आप एक फॉर्मल एग्जाम दे रहे हो। इनफॉर्मली नहीं रहना कि भाई लात के ऊपर लात लगा के बैठे हो, क्रॉस आर्म्स करके, पूरे मतलब कूल ड्यूड बने हुए हो। वो नहीं है, आपको एक प्रॉपर अच्छा सोफिस्टिकेटेड मैनर से वहाँ पे बैठना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। अब बात आती है सेकंड जो और इम्पोर्टेंट है, वो है कि हम कैसी इंग्लिश, हाई फाई इंग्लिश तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। मेरा सिंपल फंडा होता है बेसिक बट परफेक्ट। बेसिक इंग्लिश बोलो लेकिन वो परफेक्ट होनी चाहिए। आप हाई फाई बोलोगे, आप रट के घर पे जाओगे, वहाँ पे आप लोगों के सारा ब्रेन वॉश हो जाएगा, वहाँ पे आप फिर चुप रहोगे। अब ये बात आती है कि हम अपनी बेसिक इंग्लिश को कैसे अपस्किल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले तो भाई आप ट्रांजिशन वर्ड और कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करना शुरू करो। ये सारे डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन वर्ड होते हैं जो एक चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजिशन वर्ड लर्न कर लो, वो बहुत आसान होती है। अब बात आती है कि आप लोग की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप सेम वर्ड दोबारा सेम सेंटेंस दोबारा बोल रहे हो बार बार। बट अब आपके पास अगर कुछ सोचने में अलग आएंगे तो आप सिनोनिम यूज़ करो या उस सेंटेंस को पैराफ्रेज कर दो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपके एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है तो उसको सिमिलरली रिपीट ना करो, या तो उसे पैराफ्रेज कर दो या उसके सिनोनिम्स कर दो, क्योंकि वो एक तो आपकी वोकेबलरी, वास्ट वोकेबलरी भी शो करता है, और आपको ये भी बताता है कि आप डिफरेंट ग्रामेटिकली फॉर्म सेंटेंसेस कर सकते हो, रादर देन जहाँ पे चलो पहले एक्टिव वॉइस में किया था पैसिव में कर लिया, उस सेम सेंटेंस को बोल दिया। एक इसमें एक और एडिशनल चीज होती है कि आपको ना अपना एक कभी सिंगल वर्ड में आंसर नहीं रखना, वो तो होता है। अब आपको अपना आंसर एक्सटेंड करना है। अगर आपको एक छोटी सी भी चीज है ना, वेयर आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, आपको सिर्फ उस पर खत्म नहीं करना, आपको बोलना आई ग्रू अप इन दैट स्टेट, आई यूज्ड टू लिव देयर, माय होम टाउन वाज दिस। उस आंसर को आपको थोड़ा वास्ट करना है, बट आपको इतना भी वास्ट नहीं करना कि आप टॉपिक से ही सेपरेट हो जाओ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ बोल रहे होते हो और आपके पास कुछ कंटेंट ही नहीं होता बोलने को। तो हम उन सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, उन सिचुएशन में लिटरली ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा 1-2 सेकंड का पॉज लो, माइंड सोचो, और फिर उनके रिगार्डिंग आसपास की चीज़ों के बारे में बोलना शुरू कर दो। पॉज लेना कोई बुराई बात नहीं होती, आप पॉज ले सकते हो। और दूसरी बात ये भी होती है कि अब अगर आपको सपोज करो कोई एक क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो भाई इनविजिलेटर एग्जामिनर को बोल दो कि यार मेरे को एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हो। कि जब आप वो चीज़ बोलोगे, आप वो भी इंग्लिश में बोलोगे, आपकी वहाँ पे भी इंग्लिश चेक करेंगे। और आधा दिन गलत बोलने से अच्छा भाई बंदा दोबारा क्वेश्चन पूछ ले। अगर जहाँ पे क्वेश्चन पूछना अगर इतना ही बड़ा गुनाह है, अगर वो आपके नंबर काटे गए, तो राधा देन कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा नंबर कटवा के सही आंसर दे दूंगा, राधा देन गलत आंसर में जहाँ पे मेरे 0 नंबर आएंगे। अब बात आती है कि हम अपनी स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, स्पीकिंग की आप फ्लुएंसी होगी, ग्रामर होगी और प्रोनाउंसिएशन होगी,
ये सारी तो प्रैक्टिस के साथ होती है कि आप एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने आप को या तो रिकॉर्ड करो या कैमरा के आगे बोलो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि उसके बाद आप दोबारा सुन पाओ सेम चीज़ को कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है, आप उनके साथ भी अपनी कॉन्वर्जेशन इंग्लिश में कर सकते हो। और एक बात आती है वोकैबलरी की, कि वोकैबलरी कैसे इंक्रीज कर। देखो, अगर तो आपके पास ज़्यादा टाइम है अपनी एग्जाम के लिए, तो वो, क्योंकि वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है वो रात रात में कभी इंक्रीज नहीं होती। वो आपके वो वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ होती है जो स्लो प्रोग्रेस होती है। जितनी आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती रहेगी उतना आपका वोकैबलरी, उतना आपका वोकैब बैंक बढ़ता रहता है, क्योंकि आप नई नई चीज़ें उस लैंग्वेज में समझते रहते हैं। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप क्लटर ना करो, मोर्निंग ना करो। आप रादर देन 1-2 सेकंड का पॉज ले लो, बट आप ये स्लैक्टरिंग मॉर्निंग ये ना करो, ये थोड़ा इनफॉर्मल होता है, इनप्रोफेशनल होता है। तो ये भी आपके मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट करने के अच्छे खासे चीज़ें बन जाती है कि हाँ भाई कुछ बोल नहीं पा रहा तो बस आवाज़ें निकाले जा रहे हैं मुझसे। तो 1-2 सेकंड का पॉज लेके माइंड को रिफ्रेश करके कुछ सोच लो रादर देन मोर। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो मैं कहती हूँ कि जितना आपका कंटेंट है, देखो सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस के होते हैं। फर्स्ट जो आपके इंटरव्यू होते हैं, जो सेकंड होता है वो आपका क्यू कार्ड होता है, थर्ड होता है वो सेकंड के क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग की कॉन्वर्जेशन। तो जो हमारा कंटेंट होता है उसे आप जितना रियल लाइफ सिचुएशन, अपने रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बनाओगे। जब आप प्रैक्टिस भी करते हो घर पे, जितने भी आपके पास टॉपिक्स होंगे उन्हें अपनी रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बनाओ। आंसर्स को कभी मेमोराइज ना करके जाओ, क्योंकि अब वहाँ पे जाके आप अंडर प्रेशर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। अगर आप रियल लाइफ सिचुएशन में करोगे तो आपके पास कंटेंट कंटेंट होगा। आपके पास ये हाल हो जाएगा कि मेरे को जो 2 या 3 2 मिनट दिए हुए हैं वो कम लग रही है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है बट मेरे पास बोलने का टाइम ही नहीं है। रियल लाइफ सिचुएशन पे रखोगे, आपका सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है दिमाग के कंटेंट का वो हट जाएगा। तो ये अप्रोच थी स्पीकिंग में जो मैंने फॉलो करी थी, और ऐसे सारे सैम्पल टास्क को मैंने अप्रोच किया। और ये जो जनरल टिप्स है ये आप लोग भी अपने आईएलटीएस की स्पीकिंग के एग्जाम और प्रिपरेशन में एकदम इंक्लूड कर सकते हो, जिससे मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि भाई आपके ओवरऑल स्पीकिंग में बैंड तो इंक्रीज होएगी, जो आपके ओवरऑल एक पुश देगा और कॉन्फिडेंस देगा आपके ओवरऑल एग्जाम को जब आप देने जा रही होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर डाउट होगी तो उसे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो मैंने नहीं बताई होगी तो उसे भी जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, कि जो बाकी व्यूअर्स होंगे वो आपको वो आप उनकी हेल्प कर पाओगे। तो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस